अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जावास्क्रिप्ट के एक इंतहाई इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि हम फरवरी 2026 का जो लेटेस्ट एडिशन है उसके मुताबिक आपको ये कोर्स कवर करवा रहे हैं। आप इस वक्त हमारा यूट्यूब चैनल ईडीयू पाथ पाकिस्तान के नाम से देख रहे हैं। आपने अगर इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियो है आपको इन टाइम उसके नोटिफिकेशन रिसीव होते रहें। आप इस वक्त यूनिट 3 प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स का ये चैप्टर जो है उसको देख रहे हैं। और इसमें हमने इससे पहले जावास्क्रिप्ट के एचटीएमएल के काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको कवर किया था। आज का जो कॉन्सेप्ट है उसको स्टार्ट करने से पहले हम आपकी बुक में एक एक्टिविटी थी उसको देख लेते हैं। और ये देख लेते हैं कि ये एक्टिविटी जो है इसकी कोडिंग कैसे होगी। एक्टिविटी में हमने क्या देखा कि हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके ग्रेड्स हमारे पास हमने कैलकुलेट करने हैं। हमारे पास उन स्टूडेंट्स के परसेंटेजेस हैं कि उन्होंने कितने परसेंट स्कोर अपने एग्जाम्स में अचीव किए हैं। उसकी बेसिस पे हमने ये डिफाइन करना है कि उनके क्या क्या ग्रेड्स आए। तो हम उसमें ये देख रहे हैं कि अगर तो किसी स्टूडेंट का स्कोर जो है जो उसने परसेंटेज अचीव की है अगर वो ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 80% है तो उस स्टूडेंट का ए ग्रेड होगा। अगर उस स्टूडेंट ने 60 से लेकर 79% के दरमियान स्कोर अचीव किया है तो उसका बी ग्रेड होगा। अगर उसने 50 से लेकर 59 के दरमियान में स्कोर अचीव किया है तो उसका ग्रेड सी होगा। और अगर 50 से लेस किसी स्टूडेंट का स्कोर है तो उसका ग्रेड एफ होगा। अच्छा, अब ये जो कोडिंग हम करेंगे इसको हम देख लेते हैं कि विजुअल स्टूडियो में ये कोडिंग कैसे होगी और इसका हमें क्या रिजल्ट डिस्प्ले हो रहा होगा, क्या हमें आउटपुट आ रहा होगा, उसको हम अभी देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम विजुअल स्टूडियो में जाते हैं। विजुअल स्टूडियो में आने के बाद हम यहाँ से एक नई फाइल ओपन करते हैं। और यहाँ पर हम लोग राइट अवे इसकी कोडिंग को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने बताया कि एचटीएमएल है। एचटीएमएल के अंदर हम यहाँ पर इसकी बॉडी लिख रहे हैं और बॉडी के अंदर हम बताते हैं कि हम यहाँ पर एक स्क्रिप्ट लिख रहे हैं जिसकी टाइप क्या है जी। टेक्स्ट में हम जावा स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर पहुंचने के बाद हम क्या करेंगे जी, हम यहाँ पर सबसे पहले एक इनपुट देंगे। और हमने यहाँ पर ये बेसिकली हम कमेंट लिख रहे हैं। कमेंट हम अपने रेफरेंस के लिए लिखते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हमने क्या काम कहाँ पर किया है। अभी हम लोगों ने कमेंट लिखा है कि जी इनपुट मार्क्स, यानी कि हम ये बता रहे हैं कि हम लोगों ने मार्क्स को किस तरीके से डेटा कैसे इनपुट करना है। तो यहाँ पर हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया, उस वेरिएबल का नाम हमने लिखा मार्क्स। हमने ये बताया कि ये जो मार्क्स का वेरिएबल है ये नंबर की फॉर्म में होगा। और ये कैसे आएगा, ये एक प्रॉम्प्ट की शक्ल में आएगा। और जब ये प्रॉम्प्ट आएगा तो उस प्रॉम्प्ट में क्या लिखा हुआ आना चाहिए, सबसे ऊपर उसकी हेडिंग आनी चाहिए जी, एंटर स्टूडेंट मार्क्स 0 to 100। ये अब ध्यान में रखिएगा कि क्योंकि यहाँ पर कुछ ब्रैकेट्स ओपन हो गई हैं तो आपने ख्याल रखना है कि सारी ब्रैकेट्स प्रॉपर्ली क्लोज होनी चाहिए। हमने ये कहा कि जी हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया जिसका नाम हमने मार्क्स रखा है। ये नंबर की फॉर्म में मार्क्स होंगे और ये प्रॉम्प्ट ओपन होगा, हमारे पास एक विंडो ओपन होगी जिसके अंदर हम लोग एक नंबर इनपुट करेंगे। तो हमें पता चलेगा कि ये कितनी परसेंटेज है। और वो जो प्रॉम्प्ट है उसके ऊपर हेडिंग लिखी हुई आ रही होगी, एंटर स्टूडेंट मार्क्स 0 to 100। यानी कि 0 से 100 के दरम्यान में हमने कोई एक वैल्यू एंटर करनी होगी। और उसके नतीजे में हमें आगे एक आउटपुट रिसीव होगा। वो आउटपुट कैसे रिसीव होगा उसके लिए हमने कुछ और चीजें भी करनी होंगी। अभी यहाँ पर हम लिखते हैं जी वेरिएबल टू स्टोर ग्रेड्स। अभी हम यहाँ पर एक और वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं और उस वेरिएबल का नाम हम रखते हैं ग्रेड। ये जो ग्रेड का वेरिएबल है ये हमें बताएगा कि स्टूडेंट ने जो नंबर स्कोर किए हैं उस नंबर के अगेंस्ट उसका क्या ग्रेड बन रहा है। यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं जी डिटरमिन ग्रेड। अच्छा, अब ग्रेड को डिटरमिन कैसे किया जाएगा, उसकी कैसे कैलकुलेशन होगी, उसके लिए हम यहाँ पर कुछ कंडीशंस अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हम लोग जिस तरह से हमने कल देखा था कि इफ, एल्स इफ, एल्स इफ और इफ की जो कंडीशंस थी अब हम उनको यहाँ पर अप्लाई करना शुरू करते हैं। सबसे पहली कंडीशन हम लोग ये रखते हैं कि अगर किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 80 होंगे तो उस सूरत में क्या होगा। उस सूरत में हमारे पास एक कंडीशन आ जाएगी कि हमें क्या डिस्प्ले होना चाहिए कि जी ग्रेड इक्वल्स टू ए। ये हमारे पास आ गई जी सबसे पहली कंडीशन कि अगर किसी स्टूडेंट के स्कोर जो है वो 80% या 80% से ज्यादा है तो उस सूरत में उस स्टूडेंट का जो ग्रेड है वो ए रिफ्लेक्ट होना चाहिए। फिर हम कहते हैं जी कि अ, अब हम एल्स इफ की कंडीशन का इस्तेमाल करते हैं। और यहां हम ये कहते हैं कि जी अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 60 हो तो उस सूरत में क्या होना चाहिए।
उस सूरत में उस स्टूडेंट का जो ग्रेड है वो हमारे पास सिस्टम में रिफ्लेक्ट होना चाहिए बी। फिर हम कहते हैं, हम एक और कंडीशन इस्तेमाल करते हैं एल्स इफ की, और इसमें हम ये कहते हैं कि जी अगर स्टूडेंट के मार्क्स ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 50 हो, तो ऐसी सूरत में हमारे पास एक ग्रेड का जो रिफ्लेक्शन होना चाहिए या ग्रेड जो रिफ्लेक्ट होना चाहिए वो सी ग्रेड होना चाहिए। एंड पे आके हम लोग क्या करेंगे कि हम यहाँ पर आके एल्स की कमांड को इस्तेमाल करेंगे। पहले तो हमने एल्स इफ यूज किया, अब हम एल्स कर रहे हैं, और इस एल्स में हम क्या बता रहे हैं कि इसके अलावा जितनी भी कंडीशंस हैं उसमें अगर कोई स्टूडेंट फॉल करता है तो उसका जो ग्रेड है वो एफ होना चाहिए, यानी कि फेल उसका ग्रेड होना चाहिए। अच्छा, ये तो अब हमने क्या किया कि सारी की जितनी भी कंडीशंस थी हमने वो डिफाइन कर दी है। अभी तक हमने इसका रिजल्ट कैसे डिस्प्ले होगा वो अभी तक हमने इसमें मेंशन नहीं किया। हमने ये बता दिया कि हम इनपुट किस तरीके से दे रहे होंगे। एक प्रॉम्प्ट ओपन होगा जिसके ऊपर लिखा होगा एंटर स्टूडेंट मार्क्स, वहां पर हम नंबर की फॉर्म में एक इनपुट दे रहे होंगे, और उस ये सारी वो कंडीशंस हैं जिनको कैलकुलेट करने के बाद हमें एक रिजल्ट डिस्प्ले होगा। अब वो रिजल्ट हमें डिस्प्ले कैसे होगा वो आइए हम देख लेते हैं। यहां पर हम करते हैं जी डिस्प्ले रिजल्ट। उसके लिए हम क्या करते हैं, जिस तरह से आपको मालूम है कि डिस्प्ले रिजल्ट करने के लिए हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो है उसको इस्तेमाल करते हैं। और इसमें हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं जी, हम यहाँ पर बोल्ड में H2 की जो हेडिंग होती है, लेवल H2 की हेडिंग, उस हेडिंग में हम यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट रिजल्ट। यानी कि हमारे पास एक हेडिंग आ जाए स्टूडेंट रिजल्ट की। अच्छा, उसमें अब नीचे क्या क्या चीजें आनी चाहिए, डॉक्यूमेंट फिर से हम करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास जो चीज आनी चाहिए वो है स्टूडेंट के मार्क्स, कि उसने कितने मार्क्स अचीव किए। और फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या आना चाहिए, उसके जो मार्क्स, ये बेसिकली जो हमारा वेरिएबल था, ये यहाँ पर हम इस वेरिएबल को शो करा रहे हैं। फिर हम क्या करते हैं आगे, हम यहाँ पर ब्रेक का टैग जो है उसको इस्तेमाल करते हैं, मींस के यहाँ पर आके हमारा जो ये वाली लाइन है ये खत्म हो जाएगी, और इसके बाद जो भी डिस्प्ले होगा वो नेक्स्ट लाइन में होगा। ये हमने डॉक्यूमेंट राइट किया, और अब हम जो लास्ट चीज यहाँ पर शो करना चाह रहे हैं, जो कि एक्चुअली जिसके लिए हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं वो है ग्रेड, कि स्टूडेंट का यहाँ पर आके हमें ग्रेड जो है वो डिस्प्ले होना चाहिए कि उसने एक्चुअली कौन सा ग्रेड जो है वो अचीव किया है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो हमने ग्रेड का वेरिएबल डिफाइन किया था यहाँ पर वो वेरिएबल रिफ्लेक्ट होगा। ये चीज हम इस तरीके से कर रहे हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे जी, अब यहाँ पर आके हमारा स्क्रिप्ट जो है वो क्लोज हो गया। ये हमने अपने स्क्रिप्ट को क्लोज किया। यहाँ आके हम जो बॉडी था उसको क्लोज करेंगे, और यहाँ आकर हम लोग जो HTML है इसे क्लोज करेंगे। ये सारी चीजें क्लोज करने के बाद हम इस फाइल को सेव करते हैं। अच्छा, फाइल को हम लोग सेव करते हैं, लेट्स से बुक एक्टिविटी के नाम से हमने सेव कर लिया। अच्छा, अब आप एक चीज ये देखिएगा कि ये जो पूरी मैंने कोडिंग की है, इस कोडिंग को अगर आप वैसे देखें तो ये आपको बहुत इजी लगेगी, इसके अंदर आपको इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नजर नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि मैंने इसको बहुत ही एक सीक्वेंस के अंदर किया हुआ है। यहाँ पर मैं कमेंट्स मेंशन कर रहा हूँ, कमेंट्स के अंदर मुझे क्लियरली पता चल रहा है कि यहाँ पर मैंने इनपुट देना है, यहाँ पर मैंने जो वेरिएबल डिफाइन किए हैं वो आ रहा है, यहाँ पर मैंने ग्रेड किस तरह से डिटरमिन किए हैं वो सारी कंडीशंस आ रही हैं, और यहाँ पर डिस्प्ले रिजल्ट मीन्स कि जो रिजल्ट डिस्प्ले होना चाहिए वो यहाँ पर सारा मेंशन हुआ हुआ है। तो आप जब भी कोडिंग करें तो इस तरीके से नीट और क्लीन तरीके से आप कोडिंग करें, जो सेक्शंस हैं उनको अलग अलग रखें। हर जो आपने कमेंट लिखा हुआ है उसका एक ब्लॉक बना लें, ताकि आप अगर कहीं पर कोई आपको डीबगिंग करनी पड़ती है तो उसमें आपको ज्यादा प्रॉब्लम पेश ना आए। ये अब हमने पूरी एक्टिविटी जो है इसको अपने पास सेव कर लिया है। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि हमें क्या रिजल्ट शो होगा। तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पर एक ये जब हमने इसको रन किया तो एक इस तरह से एक प्रॉम्प्ट ओपन हो गया, और जैसा मैंने आपको बताया था कि प्रॉम्प्ट की हेडिंग है एंटर स्टूडेंट मार्क्स। अब हमने यहाँ पर 0 से लेकर 100 के दरमियान कोई भी इनपुट करना है। फॉर एग्जांपल मैं 100 करता हूँ और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। देखिए, जब मैंने इसको 100 किया तो इसने मुझे दिखाया कि जी स्टूडेंट रिजल्ट सबसे ऊपर जो हमने H2 की हेडिंग का इस्तेमाल किया था ये वो आ रहा है। उसने दिखाया कि जी स्टूडेंट ने अगर 100 मार्क्स अचीव किए हैं तो उसका ग्रेड ए बनेगा। अच्छा, अभी इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल एंटर करता हूँ 20, और देखते हैं कि हमें क्या रिजल्ट शो करता है। तो जब मैंने 20 मार्क्स एंटर किए तो इसने मुझे बताया कि अगर स्टूडेंट 20 मार्क्स जब वो ले रहा है तो उसका ग्रेड एफ बनेगा। हमने इसको फिर रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने के बाद हम इसको लिख लेते हैं 62। तो
ये हमें बता रहा है कि अगर स्टूडेंट के 62 मार्क्स हैं तो उसका बी ग्रेड बनेगा। तो इस तरीके से बेसिकली एक और अटेम्प्ट करके देख लेते हैं। हम कहते हैं जी 48। तो 48 पे इसने हमें ये बताया कि अगर स्टूडेंट के 48 मार्क्स हैं तो उसका एफ ग्रेड बनेगा। अब ये देखिए कि यहाँ पर हमने ये कहा था कि अगर स्टूडेंट के मार्क्स 50 से कम हैं तो उसका ग्रेड एफ होना चाहिए। यहाँ तो हमने ये लिखा ना कि ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 50। तो इसका ये मतलब है कि 50 से कम जितने भी होंगे वो सब के सब इस कैटेगरी में फॉल कर रहे होंगे। तो इस तरीके से जो है अब ये हमारे पास एक रह गया। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर करते हैं जी 53। 53 का स्कोर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जी स्टूडेंट का सी ग्रेड है। यानी कि स्टूडेंट के मार्क्स 50 से ज्यादा हैं या 50 के इक्वल्स हैं तो उसका सी ग्रेड बनेगा। तो इस तरीके से हमने बेसिकली ये एक पूरा कोड लिखा प्रोग्रामिंग की, और उसके बाद जब हम लोग उसको आउटपुट उससे मांगते हैं तो वो इस तरीके से होगा कि एक आपके पास प्रॉम्प्ट ओपन होगा। प्रॉम्प्ट के अंदर आप कोई भी नंबर एंटर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये नंबर आपने एंटर किया तो देखिए उसने उसको ए ग्रेड शो कर दिया। तो ये तरीकाकार था इस एक्टिविटी को इसकी कोडिंग करने का। और आप खुद से भी इसकी एक बार कोडिंग करके देखिएगा ताकि आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हो सके इसके बारे में, और ज्यादा आपको इन डेप्थ जो है इसकी वो नॉलेज हो जाए। तो ये थी एक्टिविटी। ये तो खैर बुक के अंदर जो मेंशन थी हमने उसको किया। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं आज का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि हम लोग जावास्क्रिप्ट में यूज करते हैं, जिसे हम कहते हैं इटरेटिव स्टेटमेंट। इटरेटिव स्टेटमेंट क्या होती है और इसकी कोडिंग कैसे काम करती है, आइए अब चल के हम उसको देखते हैं। अच्छा, इटरेटिव जो स्टेटमेंट होती है, इसकी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। स्टूडेंट, अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपने अपना नाम लिखना है, 10 दफा आप अपना नाम लिखें, ठीक है? तो आप क्या करेंगे कि आप हर बार अपना नाम एक लाइन में लिखने जाएंगे। बट अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपने 100 टाइम्स अपना नाम लिखना है तो आपके लिए मैनुअली 100 टाइम्स हर लाइन के अंदर अपने नाम को लिखना काफी मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, ये जो सिचुएशन है कंप्यूटर को भी इसी तरह की सिचुएशन फेस करना पड़ती है। कभी कभार ऐसा होता है कि हम कंप्यूटर को एक ही काम बार बार करने के लिए जो है परफॉर्म करने के लिए हम उसे कहते हैं। तो बजाय इसके कि हम उसके लिए बार बार अलग से कोडिंग करें, हम क्या करते हैं कि हम एक उसके अंदर एक स्टेटमेंट यूज करते हैं जिसे कहा जाता है फॉर लूप स्टेटमेंट। फॉर लूप स्टेटमेंट क्या होती है? अ, ये बेसिकली कंप्यूटर को एक ही काम मल्टीपल टाइम्स रिपीट करने के लिए हेल्प करती है, और इसके लिए आपको अलग अलग से कोडिंग नहीं करनी पड़ती। जो ये आपका वर्ड है इटरेटिव, इटरेटिव का बेसिकली जो मतलब होता है वो ये है कि किसी भी काम को अगेन एंड अगेन बार बार रिपीट करना। ठीक है। अच्छा, इसकी एक हम लोग इस तरीके से एग्जांपल ले लेते हैं कि अ, हमने एक वर्ड प्रिंट करना है, पीसफुल वर्ल्ड। पीसफुल वर्ल्ड हमने 5 टाइम्स प्रिंट करना है, और अगर हम इसको विदाउट लूप करें तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे? हम इसको इस तरीके से लिख रहे होंगे, प्रिंट पीसफुल वर्ल्ड, प्रिंट पीसफुल वर्ल्ड। यानी कि 5 बार हम इसको प्रिंट पीसफुल वर्ल्ड जो है वो लिख रहे होंगे। अच्छा, ये काम अगर तो चलो 5 दफा है फिर तो ठीक है, मगर अगर यही काम हमने 1000 दफा करना है तो इसके लिए हमें काफी टाइम भी चाहिए होगा, हमें एफर्ट भी चाहिए होगी, और हमें इसके लिए अच्छी खासी कोडिंग भी करनी पड़ेगी। इसी वजह से हम ये कहते हैं, जब हम ये बेसिकली इसके बारे में बात करते हैं इटरेटिव स्टेटमेंट के बारे में, तो हम कहते हैं मच लेस कोडिंग। मच लेस कोडिंग इसी वजह से होती है कि आप बेसिकली फॉर लूप का इस्तेमाल करते हुए एक कोडिंग को एक ही बार करते हैं, और वो लूप की शक्ल में बार बार वो चीज आपके लिए खुद से परफॉर्म हो रही होती है। अच्छा, ये फॉर लूप क्या होता है और ये काम कैसे करता है, आइए इसको हम देखते हैं। इसके कुछ स्टेप्स हैं। ये सारे के सारे स्टेप्स जो हैं इनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर जो फॉर लूप के अंदर जो चीज आती है उसे हम कहते हैं इंडेक्स या काउंटर। इंडेक्स और काउंटर एक ही चीज है। अच्छा, इसकी हम लोग एग्जांपल इस तरीके से लेते हैं कि पहली बात तो ये कि आपको ये इंडेक्स और काउंटर के जो वर्ड्स हैं इनकी वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो कि ये देखने में मुश्किल लग रहे हैं मगर ये बहुत ही आसान सी चीज है। इसको हम एग्जाम्पल्स के थ्रू क्लियर करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको चीजें ज्यादा बेहतर तरीके से क्लियर हो सकें। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इंडेक्स होता क्या है। ये सिंपली एक नंबर है जो कि चेंज होता रहता है जैसे जैसे आपका लूप रन होता है। आप इसको काउंटर भी कह सकते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल हम इस तरीके से ले लेते हैं कि एक बच्चा है जो कि नंबर्स काउंट कर रहा है। वो 1 2 3 4 5 के नंबर्स को जो है वो काउंट कर रहा है। बच्चा जो ये काउंटिंग कर रहा है, ठीक है, इसे हम कहते हैं काउंटर, या इसे हम कहते हैं इंडेक्स। कंप्यूटर जो होता है वो भी इसी तरीके से उसे भी काउंटिंग करनी पड़ती है। जब वो कोई लूप रन कर रहा होता है तो उसे भी काउंटिंग करनी पड़ती है। तो ये वो जो काउंटिंग हो रही होती है, जो चीज वो काउंटिंग कर रही होती है, उसे इंडेक्स या काउंटर कहा जाता है। अच्छा, कंप्यूटर जो है वो काउंटर को यूज कैसे करता है या वो इंडेक्स को यूज कैसे करता है?
अ, उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम दोबारा से जो प्रिंट की हमने यहाँ पर एक एग्जांपल थी पीसफुल, उसको हम देख लेते हैं कि हमने ये कहा कि हमने ये जो पीसफुल वर्ल्ड है, इस वर्ड को 5 टाइम्स हमने प्रिंट करना है। कंप्यूटर क्या करता है, वो 1 से काउंटिंग स्टार्ट करता है। ये 1 टाइम उसने इसको काउंट कर लिया कि मैं ये प्रिंट कर रहा हूँ। फिर उसने क्या किया, वो दूसरे नंबर पे चला गया, काउंटर नंबर 2 पे चला गया, यहाँ उसने फिर से काउंट किया कि मैंने इसको प्रिंट किया है। फिर उसके बाद वो काउंटर 3 पे चला गया और यहाँ उसने इसको फिर से प्रिंट पीसफुल वर्ल्ड जो है वो प्रिंट किया। फिर वो काउंटर नंबर 4 पे चला गया, फिर से उसने पीसफुल वर्ल्ड प्रिंट किया और इसी तरीके से वो लास्ट में काउंटर नंबर 5 पे गया और यहाँ पर आके उसने फिर से प्रिंट पीसफुल वर्ल्ड किया और यहाँ पर आके स्टॉप हो गया। आपका लूप जो है वो स्टॉप हो गया। अब ये देखिए काउंटर 1 2 3 4 5 और देन स्टॉप। कंप्यूटर ने इस सारे का जो सारा लूप था, इसको उसने एक-एक करके काउंट किया। भी आप ये देखिएगा कि ये जो कंप्यूटर होता है, उसको ये पता होता है कि उसने रिपिटेशन कितनी बार करनी है। जो 5 टाइम्स मैं उसको कह रहा हूँ, तो उसको ये पता है कि उसने कितनी बार ये रिपिटेशंस करनी है। वो 5 टाइम्स काउंटर को जो है वो काउंट करेगा और 5 टाइम्स के बाद जाके वो उसको स्टॉप कर देगा। और ये काउंटर ही है जिसकी वजह से उसको ये पता चलता है कि मैंने कितनी बार रिपिटेशन जो है वो करनी होगी। अच्छा, हमें काउंटर की ज़रूरत पड़ती क्यों है? कंप्यूटर को ये खुद पता नहीं होता कि उसने इस लूप को कहाँ जाके क्लोज़ करना है। अगर मैं उसको ये बताता नहीं हूँ कि आपने इसको 5 टाइम्स प्रिंट करने के बाद क्लोज़ कर देना है, तो कंप्यूटर फॉरएवर उसको प्रिंट करता रहेगा, जब तक मैं उसको कुछ बताऊँगा नहीं कि भई ये इतनी टाइम्स आपने इसको प्रिंट करना है। तो काउंटर जो है वो कंप्यूटर को हेल्प करता है। जब मैंने इसको बता दिया कि आपने इसको 5 टाइम्स प्रिंट करना है, तो काउंटर को ये पता चल गया कि मैंने 5 टाइम्स इसको यहाँ पर काउंट करना है और उसके बाद मैंने इसको लूप को क्लोज़ कर देना है। तो इसके लिए कंप्यूटर के अंदर ये काउंटर का होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये काउंटर ना हो तो कंप्यूटर फॉरएवर एक ही इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करता रहेगा। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो इंडेक्स या काउंटर की जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो ये है, जो बेस्ट डेफिनेशन वो ये है कि कंप्यूटर जब भी कोई रिपीटेड टास्क स्टार्ट करता है, तो वो एक स्मॉल काउंटिंग वेरिएबल डिफाइन कर लेता है। वो वेरिएबल जो डिफाइन किया जाता है, इसके 2 काम होते हैं। पहला कि एक तो ये है कि वो ये ट्रैक करता है कि लूप कितनी दफ़ा ऑलरेडी रन हो चुका हुआ है और वो साथ में कंप्यूटर को ये भी बताता है कि लूप को कहाँ स्टॉप होना है। यानी कि जो 5 दफ़ा मैंने प्रिंट किया तो 5 छठी बार उसको रन नहीं होना। 5वीं बार के बाद उसको स्टॉप हो जाना है। तो ये बेसिकली आपके इंडेक्स और काउंटर की या काउंटर जो होता है उसकी एक बड़ी सिंपल सी जो है वो डेफिनिशन है। फिर हम आ जाते हैं इनिशियलाइजेशन की तरफ। अच्छा, इनिशियलाइजेशन का क्या मतलब है? इसका ये मतलब होता है कि मैंने काउंटिंग स्टार्ट कहाँ से करनी है? क्या मैंने 0 से काउंटिंग स्टार्ट करनी है? क्या मैंने 1 से काउंटिंग स्टार्ट करनी है? मैंने क्या करना है? इसकी एक एग्जांपल हम ये ले लेते हैं कि हम लोग जब स्टेयर्स चढ़ते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं जी हमने स्टेयर्स चढ़नी है और हमने स्टेयर्स को काउंट करना है। तो ये जो स्टेयर्स को काउंट करना है, ये बेसिकली आपकी इंडेक्सिंग या काउंटर होता है। और स्टेयर्स के ऊपर जो चढ़ने के लिए आप जो सबसे पहला स्टेप लेते हैं, वो स्टेप कहाँ से शुरू होगा, वो बेसिकली आपकी इनिशियलाइजेशन है। क्या मैंने जो मैंने स्टेयर्स चढ़नी है, उसका सबसे जो पहला स्टेप है, मैंने वहां से स्टेयर्स पे चढ़ना है, जो कि 0 हो जाएगा। या फिर मैं कहता हूँ कि नहीं, मैंने जंप मार के थर्ड या फोर्थ स्टेप से ऊपर चढ़ना है, तो वो बेसिकली आपकी इनिशियलाइजेशन हो जाएगी कि इनिशियलाइजेशन पॉइंट जो है वो आपका स्टेप नंबर 4 है। तो इस तरीके से आपका कंप्यूटर जो है वो भी यही काम करता है कि वो जब काउंटिंग करता है, तो उसने ये देखना होता है कि उसने इस काउंटिंग को या इस इंडेक्सिंग को कहाँ से स्टार्ट करना है। आया उसको 0 से स्टार्ट करेगा, 1 से करेगा, 2 से करेगा, कहाँ से करेगा। और वो इनिशियलाइजेशन जो होती है वो हम ही कंप्यूटर को बता रहे होते हैं या अपने प्रोग्रामिंग में हम मेंशन कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद आ जाती है कंडीशन। टर्मिनेटिंग कंडीशन है। कंडीशन का क्या मतलब होता है कि कंप्यूटर अपने आप से ये क्वेश्चन पूछता है कि क्या मुझे इसको मजीद कंटिन्यू करना है। फॉर एग्जाम्पल हम कुछ चीजें प्रिंट करना चाह रहे हैं, 1 से लेके 5 तक हम कुछ नंबर्स प्रिंट करना चाह रहे हैं। तो कंप्यूटर ये चेक करता है कि जो नंबर मैं अभी प्रिंट कर रहा हूँ, क्या ये 5 के इक्वल है, 5 के इक्वल है। अगर तो उसका आंसर यस है तो वो उसको कंटिन्यू करेगा। अगर आंसर नो है तो उसको स्टॉप कर देगा। अब दो बेसिकली यहाँ पर कंडीशंस आ रही है, ठीक है। इसकी एक एग्जांपल हम इस तरीके से ले लेते हैं कि आपकी मदर हैं, उन्होंने आपको ये कहा कि आप शाम 6 बजे तक जो है वो खेल सकते हैं। आप क्या करते हैं कि आपको पता है कि 6 बजने में अभी 40 मिनट बाकी हैं। आप क्या करते हैं, आप हर थोड़ी-थोड़ी देर के बाद टाइम देख रहे हैं कि कहीं 6 बज तो नहीं गए।
तो जब तक 6 बजे नहीं है, आप उसको बार-बार टाइम चेक कर रहे हैं क्योंकि आपको आपकी मदर ने कहा था कि आपने 6 बजे तक खेलना है। ठीक है? तो ये जो आप बार-बार चेक कर रहे हैं कि क्या 6 बजे तो नहीं है, ये बेसिकली आपकी कंडीशन है और जैसे ही 6 बजेंगे तो आप अपनी खेल छोड़ेंगे और खेल छोड़ने के बाद आप वापस घर चले जाएँगे। तो ये बेसिकली आपकी कंडीशन है जो कि कंप्यूटर यूज़ कर रहा होता है और वो कंडीशन यूज़ करते हुए वो ये चेक कर रहा होता है कि क्या मैंने इस लूप को मज़ीद रन करना है या इसको मुझे रोक देना है। फिर इसके अंदर नेक्स्ट जो स्टेप है उसे हम कहते हैं अपडेट। अपडेट क्या करता है? जब अ, एक टर्न आपकी फिनिश हो जाती है, यानी कि जब एक लूप आपका कंप्लीट हो जाता है, तो कंप्यूटर जो है उसके नंबर को इंक्रीज कर देता है। वन एक टर्न आपका जब कंप्लीट हुआ तो कंप्यूटर उसको इंक्रीज कर देता है, लाइक वो 1 2 3 4 5 और इस तरीके से उसको बढ़ाता जाता है। तो उसमें ये होता है कि लेट्स मूव द नेक्स्ट नंबर और कंप्यूटर नेक्स्ट नेक्स्ट नंबर के ऊपर जाता जाता है और इसे हम बेसिकली अपडेट कहते हैं। फिर है जी स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 के ऊपर आप बेसिकली क्या करते हैं कि आप सॉरी स्टेप नंबर 5 के ऊपर आप क्या करते हैं कि आप अपना जो कोड है उसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब एक्चुअल में कंप्यूटर ने टास्क परफॉर्म करना है, ठीक है? फॉर एग्जांपल हमने इसको कहा था कि प्रिंट जो है वो आप करें, पीसफुल वर्ल्ड प्रिंट करें। तो अब कंप्यूटर उसको जो है वो प्रिंट करना शुरू कर देगा और जहां पर लूप का कोड लिखा हुआ है कंप्यूटर वहां से उसको रन करता जाएगा। जब तक वो कंडीशन ट्रू होगी कंप्यूटर उसको रन करता रहेगा। ट्रू का मतलब ये है कि हमने कहा कि 5 टाइम्स प्रिंट करना है, तो फर्स्ट टाइम प्रिंट करेगा कंडीशन ट्रू है, सेकंड टाइम प्रिंट करेगा कंडीशन ट्रू है, टू 5 टाइम्स जब वो करेगा तो कंडीशन ट्रू है। 5 टाइम्स के बाद कंडीशन फॉल्स हो जाती है, मीन्स के अब उसने छठी बार उसको प्रिंट नहीं करना और यहां पर उसका लूप क्लोज हो जाएगा। फिर उसके बाद आपके पास जो स्टेप है वो रिपीट का आता है। बेसिकली यहाँ पर ये जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि लूप कैसे क्लोज होगा कि जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, यानी कि छठी बार जब उसको लूप को रन करने की कोशिश करेगा और वो देखेगा कि हमने 5 टाइम्स प्रिंट करना था बट ये 6 टाइम आ गया है, तो वहां पर लूप आपका जो है वो स्टॉप हो जाएगा और यहाँ पर वो फर्दर आगे कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। इसमें ये जो आपके पास ये जो आपके पास एक डायग्राम आ रही है, इसके अंदर ये बेसिकली इस तरीके से चल रहा होता है कि फर्स्ट जो है वो कंप्यूटर को इनिशियलाइज करता है। सेकंड में वो क्या करता है, वो कंडीशन चेक करता है कि शुड आई कंटिन्यू और नॉट। फिर उसके बाद वो क्या करता है कि एक्शन को परफॉर्म करता है, लाइक वो प्रिंटिंग वगैरह स्टार्ट कर देगा। और फोर्थ नंबर पे जाके वो क्या करता है, वो आपका कोड जो है उसको एग्जीक्यूट करता है और इस तरीके से आपका ये जो लूप है तब तक चलता रहता है जब तक आपकी कंडीशन फॉल्स ना हो जाए और आपका लूप क्लोज ना हो जाए। तो इस तरीके से बेसिकली आपका ये इटरेटिव स्टेटमेंट है वो या फिर फॉर लूप की जो स्टेटमेंट है वो काम करती है। अच्छा, इसमें अभी हम क्या करते हैं कि आगे चल के हम इसकी कुछ यहाँ पर कोडिंग भी देख लेते हैं। ये कोडिंग कैसे होगी और इसमें क्या-क्या चीज़ें काम कर रही हैं, आपको इनकी वज़ह से परेशान होने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये देखने में मुश्किल है बट जब आपको ये समझ में आ जाएगी तो ये आपको बहुत ज़्यादा ईज़ी लगेगी। अभी इस कोडिंग में हम क्या कर रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि हमने एक इंडेक्सिंग करनी है जो कि इनिशियलाइज़ होगा 0 से। जैसा मैंने आपको बताया था ना, स्टेप्स हैं, आपने स्टेयर्स के ऊपर चढ़ना है और स्टेप्स हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि जो हमारा इंडेक्स है वो इनिशियलाइज़ होना चाहिए 0 से, मीन्स इनिशियलाइज़ मीन्स स्टार्ट। तो वो 0 से स्टार्ट होना चाहिए। इट इंक्रीमेंट्स बाय 1 इन ईच इटरेशन, मीन्स कि वो हर बार जब लूप रन होगा तो वो हर बार एक एक नंबर से इंक्रीज होना चाहिए। और ये लूप कब तक रन होना चाहिए, ये तब तक रन होना चाहिए, ये 10 से लेस होना चाहिए। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये बेसिकली आपका इंडेक्स नंबर, ये जो इंडेक्स नंबर है यहाँ पर ये 0 है, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। 0 + 1 1 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, यानी इसी तरह से ऑनवर्ड चलते चलते 9 तक जाएगा। और 9 पर जाने के बाद आपका जो लूप है उसकी जो कि कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी और यहाँ पर आपका फॉर लूप जो है वो स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर कहा था कि आपकी जो इंडेक्सिंग है वो 10 से लेस होनी चाहिए, 10 से लेस होनी चाहिए। अब ये सारी जो कंडीशंस हैं और ये सारी जो इसकी प्रोग्रामिंग है, कोडिंग है, वो हम कैसे करते हैं? अगेन उसके लिए हम लोग यहाँ पर आते हैं विजुअल स्टूडियो में और यहाँ हम लोग एक न्यू फाइल ओपन करके उसके अंदर हम इसकी कोडिंग करके देखते हैं कि ये कैसे काम करेगी। हम HTML में आए, हमने बॉडी यहाँ पर लिखी और बॉडी के बाद हम यहाँ पर आते हैं स्क्रिप्ट टाइप, जिस तरह से हम हमेशा मेंशन करते हैं। यहाँ पर स्क्रिप्ट टाइप हमने मेंशन कर दी टेक्स्ट स्लैश जावा स्क्रिप्ट। अब यहाँ से ऑनवर्ड हम शुरू करते हैं इसकी कोडिंग। सबसे पहले हम यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे, जिस तरह से हमने बताया था कि एक वेरिएबल होता है जिसे हम कहते हैं इंडेक्स। ये इंडेक्स का वेरिएबल हमने डिफाइन कर दिया।
ये डिफाइन करने के बाद अब हम कहते हैं कि हमें क्या डिस्प्ले होना चाहिए। डिस्प्ले के लिए जैसे कि आपको मालूम है कि हम डॉक्यूमेंट राइट का कोड इस्तेमाल करते हैं और यहाँ हम लिखते हैं जी फॉर लूप। अब चूंकि ये फॉर लूप का फंक्शन है, फॉर लूप लूप की बेसिकली स्टेटमेंट है, तो फॉर लूप जब भी हम लिखेंगे तो फॉर डैश लूप आपने इसको इस तरीके से लिखना होगा। फॉर लूप स्टार्ट्स आफ्टर दिस, ये हो जाएगा। ये अब हमारे पास एक बेसिकली हेडिंग आ रही है और इसमें हम लोगों ने यहाँ पर ब्रेक का यहाँ पर टैग इस्तेमाल करेंगे, मींस कि ये सबसे ऊपर हेडिंग आ रही है। ये हेडिंग आने के बाद हमारा यहाँ पर नेक्स्ट लाइन के अंदर जो है वो कोड आना चाहिए। एक मिनट, अब हम आगे चलते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि जी हम अब क्या क्या लिख रहे हैं। अच्छा, अब हम वो कंडीशंस लिखनी शुरू करेंगे कि हमारा जो फॉर लूप है वो काम कैसे करेगा। सबसे पहले हम यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं इंडेक्स। हमारा जो इंडेक्स है वो जीरो से स्टार्ट होगा, मींस कि हमारा जो पहला स्टेप है वो जीरो से स्टार्ट होगा। फिर हम ये बताते हैं कि हमारा जो इंडेक्स है दैट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 10, वो 10 से बड़ा नहीं होना चाहिए। फिर हम क्या करते हैं, हम ये बताते हैं कि हमारा जो इंडेक्स है उसके अंदर जो इंक्रीमेंट आना था वो आना चाहिए इंडेक्स प्लस वन। मीन्स के अगर मेरा इंडेक्स जीरो है तो जीरो में मैं वन ऐड करूंगा तो वो वन बन जाएगा। इसी तरह से अगर मेरा इंडेक्स वन है तो उसके अंदर मैं एक और वन ऐड करूंगा तो वो टू बन जाएगा। अगर मेरा इंडेक्स सेवन है, सेवन में मैं एक और वन ऐड करूंगा तो वो एट बन जाएगा। मीन्स के इंडेक्स प्लस वन, इंडेक्स की यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी वो प्लस वन जो होगा हमारा बेसिकली नेक्स्ट लूप का जो इटरेशन है वो उसके अंदर वैल्यू दे रहा होगा। यहाँ पर नीचे आके अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर जो डिस्प्ले देना है वो लिखना शुरू करते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, फिर हम यहाँ पर आके लिखते हैं जी इंडेक्स, इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर लिखने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हम यहाँ पर वैल्यूज डिफाइन करनी शुरू करेंगे जो हमारे ऊपर हमने वेरिएबल की वैल्यू डिफाइन की थी। ये ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर जो कि मैं इंडेक्स यहाँ पर मैंने कैपिटल में लिखा है, ये तो बेसिकली वो हेडिंग है जो हमें डिस्प्ले होगी। ये जो इंडेक्स मैं स्मॉल में लिख रहा हूँ ये मैं इस वजह से लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मैंने वेरिएबल में भी इंडेक्स स्मॉल में लिखा हुआ था। यहाँ पर आने के बाद हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं इधर पहुंचने के बाद हमारा जो ये लाइन है ये खत्म होनी चाहिए और फिर जो भी चीज है वो नेक्स्ट लाइन के अंदर लिखी हुई आनी चाहिए। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि जी हमारे पास एक और जो है वो डिस्प्ले आना चाहिए। और ये कौन सा डिस्प्ले होगा, ये हमारा डिस्प्ले होगा जब हमारा ये लूप क्लोज हो जाएगा। ये करने के बाद सॉरी, इसको हमें यहाँ पर मेंशन करना चाहिए था इस तरह से इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। ये हो जाएगा और ये करने के बाद हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ आके हम अपने स्क्रिप्ट को क्लोज कर देते हैं। ये हमारा स्क्रिप्ट कंप्लीट हो गया है और यहाँ पर हम बॉडी को क्लोज करते हैं और यहाँ आकर हम HTML को क्लोज कर देते हैं। तो इस तरीके से हमने ये एक कोडिंग की है और इस कोडिंग को करने के बाद हम ये देखते हैं कि हमारा ये स्क्रिप्ट कैसे रन होगा। यहाँ पर हम पहले आके इसको HTML में फाइल को सेव करते हैं और हम इसको लिख लेते हैं फॉर लूप। खाली हम इसको लिख लेते हैं ताकि हमें याद रहे कि हम लोगों ने ये फॉर लूप की कोडिंग की थी। अच्छा, ये करने के बाद हम इसको अभी गो लाइव करके देखते हैं। तो ये देखिए हमारे यहाँ पर एक लूप रन हुआ। इसमें हमने लिखा हुआ था कि फॉर लूप स्टार्ट्स आफ्टर दिस। ये जो सबसे ऊपर हमने यहाँ पर मेंशन किया था कि डॉक्यूमेंट राइट की ये डिस्प्ले होना चाहिए, फॉर लूप स्टार्ट्स आफ्टर दिस ब्रेक। ब्रेक के बाद जो ये कंडीशन थी आगे, ये हमारी पूरी हमने कंडीशंस मेंशन की थी और इसके अंदर हमने यहाँ पर ये लिखा था कि ये हमें फर्दर डिस्प्ले कैसे होना चाहिए, इंडेक्स नंबर। ये इंडेक्स नंबर आ गया और उसकी वैल्यू आ गई। फिर ये इंडेक्स नंबर उसकी वैल्यू यानी कि जीरो में वन ऐड हुआ, फिर वन में एक और वन ऐड हुआ, टू बन गया। टू में एक वन ऐड हुआ, थ्री बन गया और इस तरीके से ऑनवर्ड ये चलता रहा नाइन तक। क्योंकि ये हमने कहा था कि 10 से स्मॉल होना चाहिए तो नाइन तक पहुंचने के बाद ये लूप हमारा क्लोज हो गया। अच्छा, यहाँ पर अगर हम इस तरीके से इसको करते हैं, हम यहाँ पर इसको ये इंडेक्स प्लस वन है, इस इंडेक्स प्लस वन को हम लोग कर देते हैं इंडेक्स प्लस टू।
और फिर हम इसको देखते हैं कि हमारा ये कोड कैसे काम करेगा। तो ये देखिए इसने इसको अब शॉर्ट कर दिया और इसने 0 में 2 ऐड किया, फिर 2 में 2 ऐड किया, फिर 4 में 2 ऐड किया और इस तरह से करते-करते इसने इसको सीक्वेंस कर दिया। इसी को अगर मैं +3 कर दूं और फिर देखते हैं ये क्या करता है, तो ये देखिए ये मज़ीद लूप छोटा होता जा रहा है। तो इस तरीके से आप जो है वो मुख्तलिफ वैल्यूज़ डाल के इसको जो है वो एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं। तो ये हमने लूप देखा कि लूप हमारा जब वो किस तरीके से काम करता है, फॉर लूप की जो हमारी प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट है, वो किस तरीके से काम करती है। अ, ये नीचे इसकी जो है वो डिटेल आपको मेंशन की हुई है कि इनिशियलाइज इंडेक्स जो है वो 0 है। फिर उसके बाद जो चेक इंडेक्स है मींस के हम ये देख रहे हैं कि इंडेक्स की फाइनल जो रिजल्ट है वो कहाँ तक जाएगा, वो लेस देन 10 होना चाहिए। फिर हम कोड को एग्जीक्यूट करते हैं और इंक्रीमेंट हो रहा है इंडेक्स +1 मींस के जो भी इंडेक्स की वैल्यू आ रही होगी, अगर इंडेक्स की वैल्यू 0 है तो वो उसमें 1 को ऐड कर देगा, अगर इंडेक्स की वैल्यू 1 है तो वो उसमें 1 को ऐड कर देगा। इसी तरह से अगर इंडेक्स की वैल्यू 8 है तो उसमें +1 कर देगा और इस तरीके से लूप एंड होने तक ये ऐसे ही चलता रहेगा। फिर ये कह रहा है कि इस लूप को रिपीट होना चाहिए जब तक इंडेक्स 10 से स्मॉल है। तो ये पहला लूप रन हुआ, दूसरा लूप रन हुआ, तीसरा लूप, चौथा, पांचवा करते करते जब तक वो 10 से लेस था तो वो रन हुआ और रन होने के बाद 10 से चूंकि वो लेस है तो यहां तक वो चला और उसके बाद जो नेक्स्ट जो स्टेटमेंट आ रही थी चूंकि वो फॉल्स आ रही थी, वो 10 के बराबर या 10 से बड़ी नहीं थी, बड़ी थी, इस वजह से उसने वहां पर लूप को स्टॉप कर दिया। अच्छा, इसी में हम एक काम बल्कि ये करते हैं कि हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल कहते हैं कि लेस देन 1000। अब देखिएगा कि ये कोड कैसे काम करेगा। ये देखिए, ये आपका ये चलता जा रहा है इंडेक्स 10 तक, जो चलो ठीक है एक छोटी सी वैल्यू है, मगर ये देखें कि ये आपका इंडेक्स है वो चलता जा रहा है। सिर्फ एक ये देखिए 999 पे जाके ये लूप आपका स्टॉप हुआ है। तो एक्चुअल में लूप वहां पर आपको हेल्प आउट करता है जहां पर वैल्यू बहुत बड़ी होती है। 10 तो एक छोटी सी वैल्यू थी, सिर्फ एग्जांपल देने के लिए आपको वो समझाया गया था। तो इस तरीके से ये बेसिकली आपका पूरा कोड जो है वो काम करता है। और आपका जो फॉर लूप है वो बेस्ट काम तब करता है जब कंप्यूटर को ये पता हो कि उसने इस टास्क को कितनी दफा रिपीट करना है। अगर उसको ये नहीं पता तो वो फॉर एवर चलता रहेगा लूप, वो क्लोज नहीं होगा। फिर हम आगे चलते हैं और हम देख लेते हैं कि जी कस्टम स्टेप साइज क्या होता है। फॉर लूप के अंदर कस्टम स्टेप साइज क्या होता है और ये किस तरीके से काम करता है। जैसा से अभी मैंने आपको बताया था कि जब आप स्टेज चढ़ते हैं तो आप एक एक स्टेप स्टेज चढ़ रहे हैं, तो आपने उसको कहा कि इंडेक्स जो है वो इंडेक्स +1 होना चाहिए, यानी कि इंडेक्स की जो भी वैल्यू उसमें आप 1 1 ऐड करते जाएं, ठीक है। बट कभी कभार ऐसे होता है कि आप कहते हैं जी मैंने रिवर्स पे स्टेयर्स उतरनी है। अब वो जी रिवर्स पे आपने स्टेयर्स उतरनी है, आप उसमें कहते हैं कि जी मैं रिवर्स पे एक नहीं दो दो स्टेयर्स उतरूंगा। तो वो बेसिकली आपका कस्टम स्टेप साइज आपने डिफाइन कर दिया कि मैं स्टेयर्स उतर भी रहा हूँ, मैं रिवर्स में उतर रहा हूँ, ठीक है, मैं बैकवर्ड स्टेयर्स उतर रहा हूँ और मैं दो दो स्टेप स्टेयर्स उतरूंगा। तो ये जो आप बैकवर्ड में उतर रहे हैं और दो दो स्टेप्स आप स्टेयर उतर रहे हैं, ये बेसिकली आपका कस्टम स्टेप साइज है जो कि आपने डिफाइन कर दिया है। अच्छा, इसकी जो कोडिंग है, कोडिंग इसकी सारी वैसे ही है जिस तरह से पहले भी हमने देखा था। देख यहाँ पर आपने डॉक्यूमेंट राइट किया कि फॉर लूप स्टार्ट्स आफ्टर दिस, जिस तरह से ये आ रहा है। फिर उसके बाद आपने कहा जी इंडेक्स जो है वो 10 होना चाहिए। यहाँ पर अब ये देखिएगा कि आपकी जो इंडेक्स की वैल्यू है वो हमने 10 कर दी। यहाँ पर पहले इंडेक्स का जो इनिशियलाइजेशन पॉइंट था वो 0 था, ये 10 हो चुका है कि आपका जो इंडेक्स है वो स्टार्ट 10 से होना चाहिए। इंडेक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। हमने कहा था पहले कोडिंग में, हमने कहा था इंडेक्स शुड बी लेसर देन 10। यहां हम कह रहे हैं कि इंडेक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। फिर हम कह रहे हैं इंडेक्स इक्वल्स टू इंडेक्स -2। मींस जो पहले हमने कहा था ना कि इंडेक्स +1 है, तो वो एक कस्टम स्टेप साइज था। अब हम कह रहे हैं कि इसका कस्टम स्टेप साइज जो वो चेंज हो जाए। अब जो भी हमारा इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है 10 से, जो स्टार्ट हो रहा है उससे दो दो जो नंबर उसमें से लेस होते जाएं। मींस कि यहाँ पर ये 10 है, 10 - 2 8, 8 - 2 6, 6 - 2 4, 4 - 2 2। और 2 पे जाके हमारा जो लूप है वो क्लोज हो जाए। क्यों? क्योंकि मैंने कंडीशन डिफाइन की हुई है कि इंडेक्स 0 से ग्रेटर होना चाहिए। अब जब ये 2 है, 2 में से 2 लेस होंगे तो वो 0 हो जाएगा। जब वो 0 हो जाएगा तो इसका मतलब है कि आपकी वो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। जब स्टेटमेंट फॉल्स हो रही है तो कंप्यूटर ने वहां पर लूप को क्लोज कर दिया, स्टॉप कर दिया। अब वो वहां से आगे नहीं जा रहा। तो हम एक काम ये करते हैं कि हम बजाय इसके लिए कि पूरी एक नई कोडिंग लिखें, जो पहले हमने कोडिंग की है उसी के अंदर हम इसके अंदर चेंजेस करते हैं और देखते हैं कि हमारा ये फंक्शन अब कैसे हमारा ये स्टेटमेंट अब कैसे काम करेगी। अब हम यहाँ पर आ गए। यहाँ पर हम लोगों ने कहा था जी कि इंडेक्स पहले 0 था, अब हमने इसको कहा ये 10 होना चाहिए। यहाँ हमने कहा था कि जी इंडेक्स आपका जो है ग्रेटर देन 10 होना चाहिए, बट अब हम कहते हैं कि हमारा इंडेक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 होना, सॉरी पहले था इंडेक्स लेसर देन 10 होना चाहिए। अब हम कहते हैं इंडेक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। यहाँ
हमने कहा था कि जी इंडेक्स जो है वो इंडेक्स प्लस वन होना चाहिए। हम यहाँ पर अब इसको करते हैं इंडेक्स -2। मीन्स के इंडेक्स की जो भी वैल्यू है उसमें से आप 2 लेस करते जाएं। तो ये सारी चीज हम करने के बाद इस तरीके से बाकी सारा कुछ सेम रहेगा, उसमें बाकी कोई चेंजेस नहीं है। अब हम इसको सेव करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे काम करेगा। कंट्रोल और एस के की प्रेस करने से ये आपकी कोडिंग सेव हो रही है। और यहाँ पर हम आए तो ये देखिए, हमने कहा लूप स्टार्ट हो रहा है इंडेक्स 10 से, फिर 10 में से 2 लेस हुए, फिर 8 में से 2 लेस हुए, और करते करते जब 2 पे हम पहुंचे तो यहां पर चूंकि स्टेटमेंट फॉल्स हो रही है, 2 के बाद अगर आप 2 में से 2 लेस करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो हमने ये कहा हुआ है कि हमारा लूप तब क्लोज होना चाहिए जब वैल्यू 0 से बड़ी हो। तो 0 से बड़ी वैल्यू 2 है, तो यहां पर आके ये स्टॉप हो जाएगा। इसको हम अब एक बड़ी वैल्यू लेके करते हैं, हम इसको कहते हैं 1000। और फिर हम इसको देखते हैं ये कैसे काम करेगा। तो अब ये देखिए कि ये 1000 है, 1000 में से 2 लेस हुए, 998 में से 2 लेस हुए, और करते 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 जब 2 पे पहुंचेगा तो यहां आके आपका लूप स्टॉप हो जाएगा। ये लास्ट वो पॉइंट है। कंप्यूटर को ये पता है कि मैंने यहां पर आके स्टॉप होना है, क्योंकि इसके बाद जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो रही है। तो ये बेसिकली आपका तरीकाकार है जिसके थ्रू आप जो है वो अपने कस्टम स्टेप खुद से डिफाइन कर सकते हैं, और उसके जरिए आप अपनी जो वो कोडिंग दोबारा से डिफरेंट तरीकों से कर सकते हैं। यहाँ पर इसमें कैसे काम करता है ये तो ऑलरेडी हमने इसको देख लिया कि किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले पॉइंट नंबर वन जो है वो इनिशियलाइजेशन है, जिसमें हमने इंडेक्स डिफाइन किया कि इनिशियल पॉइंट 10 होना चाहिए। फिर कंडीशन वो चेक करेगा कि क्या इंडेक्स 0 से बड़ा है, तो वहां तक वो काम करेगा, और उसके बाद वो लूप क्लोज कर देगा। फिर प्रिंट करेगा इंडेक्स को, और दो दो पॉइंट्स जो है उनसे उसको डिक्रीज करता रहेगा। और यही लूप रन होता रहेगा जब तक आपकी कंडीशन जो है वो फेल नहीं हो जाती। तो स्टूडेंट्स, ये तरीकाकार था जिसके जरिए आप अपने खुद से कस्टम स्टेप जो है वो डिफाइन कर सकते हैं लूप क्रिएट करते हुए। जरूरी नहीं है कि आप इसको +1 या -2 से ही स्टेप इसके डिफाइन करें। आप इसके लिए अपनी मर्जी से डिफरेंट स्टेप्स डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आता हूँ, और मैं यहाँ पर कहता हूँ कि जी मेरा जो इंडेक्स है दैट शुड बी इंडेक्स -6। और यहाँ मैं लूप की जो इंडेक्स जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो मैं कर देता हूँ 900। और ये मैं करके देखता हूँ, तो ये अब आप देखिएगा कि आपका ये कोड कैसे काम करेगा। यहाँ पर मैंने कहा कि ये इनिशियल पॉइंट है 900। अब 900 -6 करेंगे तो 894 हो जाएगा। 894 -6 करेंगे तो 888 हो जाएगा, और इसी तरीके से ये चलता चलता आएगा 6 तक। ठीक है, 6 तक पहुंचने के बाद अब ये 6 - 6 जब करेगा तो वो 0 हो जाएगा। वो स्टेटमेंट चूंकि फॉल्स हो रही है, तो कंप्यूटर ने यहाँ पर आके लूप को क्लोज कर दिया, स्टॉप कर दिया। तो इस तरीके से जो है वो आप खुद से भी जो है वो अपनी मर्जी से इसके जो स्टेप्स हैं वो डिफाइन कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप इसको +1 और -2 ही रखें, आपकी अपनी मर्जी, आप इसको जिस तरीके से मर्जी करें, वो आपकी प्रोग्रामिंग के ऊपर डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। ये लूप फॉर का कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और ये आपको आपकी प्रोग्रामिंग में बहुत जगहों पर हेल्प भी करेगा। आपसे गुजारिश है कि आप इसकी जितनी कोडिंग कर सकते हैं आप इसकी प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करें, और ये कोडिंग आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। ये सिर्फ आपको आपके एग्जाम्स में हेल्प नहीं करेंगी, ये आपको आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। जब आप एक प्रोफेशनल जावास्क्रिप्ट के प्रोग्रामर बनेंगे, तो वहां पर ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और ये तभी हो सकता है कि आप जब इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जिस तरह से मैंने आपको बताया हुआ है कि विजुअल स्टूडियो के अंदर भी आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर जो वेब स्कूल की मैंने आपको वेबसाइट बताई थी, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो कंप्यूटर नहीं है, तो आप उसके ऊपर भी अपने मोबाइल के थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा, और आपके इससे हवाले से कोई अगर क्वेश्चंस हैं तो वो कमेंट सेक्शन में आप हमसे लाजमी पूछिएगा। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपके क्वेश्चंस का हम आपको रिस्पॉन्स दे सकें। आज के लिए इतना ही है स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।